वेलकम टू डे 3 पार्टनरशिप एक्ट के सेकेंड पार्ट में। और हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, दैट इज अंडर सेक्शन 31। सेक्शन 31 कहता है, जो हमने पढ़ा था हमारी कॉपी में, बहुत इजी लैंग्वेज में हमने लिखा हुआ है कि अगर पार्टनर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट कुछ और ना हो, अगर पार्टनर्स के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट है कि भाई मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर कैन डिसाइड द एडमिशन ऑफ पार्टनर, तो आप मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर से एडमिट कर लीजिए। लेकिन अगर आपकी डीड में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो ये मान के चलिए कि जब तक सारे पार्टनर्स की कंसेंट नहीं होगी, नया पार्टनर नहीं आएगा। नया पार्टनर जिस दिन से आया है उसी दिन से उसके राइट्स हैं और उसी दिन से उसके ऑब्लिगेशंस हैं। अगर नया पार्टनर आ बैल मुझे मार करना चाहता है और चाहता है कि पुरानी लाइबिलिटी के लिए भी वो क्या होगा, लाइबल होगा, तो उससे कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के साथ कि मैं पुरानी लाइबिलिटी के लिए भी लाइबल रहूंगा। साथ ही ये बात क्रेडिटर्स को भी कंफर्म करानी पड़ेगी। मान लो बैंक का लोन, मान लो क्वेश्चन ही आ गया कि एक फर्म में नया पार्टनर एडमिट हुआ, बैंक का लोन पहले से चल रहा है, नए पार्टनर को इन पार्टनर्स ने मिलके राजी कर लिया कि तुम पुराने बैंक लोन के लिए भी लायबल रहोगे। जब लोन वापस लेने की बारी आई, बैंक फर्म के पास आई, बैंक ने फर्म को कहा, फर्म के एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को कहा, पुराने पार्टनर्स को कहा कि हमें लोन दो। पुराने पार्टनर कह रहे हैं बैंक को नए पार्टनर से भी मांगो, क्योंकि नया पार्टनर भी हमने देखो ये जिम्मेदारी ली है। नहीं सर, आप बैंक को नहीं बोल सकते कि आप नए पार्टनर से भी मांगो, क्योंकि बैंक ने जब तक एग्रीमेंट नहीं किया है आप तीनों, आप पुराने और नए पार्टनर्स के साथ पुरानी लाइबिलिटी पे, तब तक बैंक कोई मतलब बैंक की मजबूरी नहीं है कि वो नए पार्टनर से कुछ मांगे। क्या मेरी बात समझ में आई? ये क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? थर्ड पार्टी, तब तक थर्ड पार्टी को आप फोर्स नहीं कर सकते कि तुम नए पार्टनर से भी मांगो। यू कैन नॉट फोर्स थर्ड पार्टी कि नए पार्टनर से भी मांगो। माइंड इट वेरी केयरफुल। ओके, ये था एडमिशन ऑफ द पार्टनर। उसके बाद आते हैं रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। एक पार्टनर कैसे रिटायर होगा भाई? या तो एग्रीमेंट में जिस तरीके से दिया होगा उस तरीके से रिटायर होगा, और अगर बैंक अगर नहीं मानेगी तो नई पार्टनर को नहीं देना पड़ेगा, नए पार्टनर को, पुराने पार्टनर्स को पेमेंट देना पड़ेगा, बैंक को नहीं देना पड़ेगा। भाई पुराने पार्टनर बैंक को सारा पेमेंट करेंगे तो आपसे बोलेंगे ना, तूने हमसे एग्री किया तो हमको तो दे, तो आप तो दो उसको, उसको तो देना पड़ेगा ना। बैंक आपसे मांगने नहीं आएगा, वो बात अलग। अगर आप एक पार्टनर को रिटायर कर रहे हो तो वो रिटायर कैसे होगा? पहली बात, वो रिटायर होगा एज पर पार्टनरशिप डीड। ओके। और अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं दिया हुआ है तो विद द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। और भाई साहब, अगर आपकी पार्टनरशिप एट विल है तो आपको कुछ नहीं करना है, एक नोटिस देना है कि मैं रिटायर हो रहा हूँ। कोई आपको रोकेगा नहीं, क्योंकि अगर किसी ने आपको रोकने की कोशिश की तो आप उनको बोल दोगे सालों सबको रिटायर कर जाऊंगा। समझ में आ गया? रिलेट रिटायरिंग पार्टनर कब तक लायबल होगा? रिटायरिंग पार्टनर ने अगर पब्लिक नोटिस नहीं दिया या फर्म ने पार्टनर के रिटायरमेंट का पब्लिक नोटिस नहीं दिया, तो रिटायरिंग पार्टनर फर्म के द्वारा किए गए हर काम के लिए तब तक थर्ड पार्टी के लिए जिम्मेदार रहेगा जब तक पब्लिक नोटिस नहीं जाता। और फर्म रिटायर्ड पार्टनर के थर्ड पार्टी के साथ किए गए हर काम के लिए जिम्मेदार रहेगी जब तक पब्लिक नोटिस नहीं जाता। क्या मेरी बात समझ में आई? रिटायरिंग पार्टनर लायबल है हर उस एक्ट के जो पार्टनरशिप के दौरान किया गया, चाहे वो रिटायर हो जाए। हाँ,
अगर थर्ड पार्टीज और पार्टनर और रिटायरिंग पार्टनर के बीच में स्पेसिफिक एग्रीमेंट हुआ है कि पुराने लायबिलिटी के लिए रिटायर्ड पार्टनर लायबल नहीं होगा, उसे शांति से रिटायर किया जाए, तो आप शांति से रिटायर भी कर सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आई? लेकिन शांति से रिटायर करने के लिए मतलब पुराने काम के लिए रिटायरिंग पार्टनर जिम्मेदार नहीं रहेगा, इसका एक स्पेसिफिक एग्रीमेंट करना पड़ेगा। और उसमें थर्ड पार्टीज भी आएंगी, जितने एग्जिस्टिंग क्रेडिटर है उन सारे एग्जिस्टिंग क्रेडिटर से हाँ करवाओ कि हाँ भैया अब अपन इसको परेशान नहीं करेंगे। ऐसा एग्जिस्टिंग क्रेडिटर, एग्जिस्टिंग पार्टनर और बंदे के साथ एग्रीमेंट होगा तो ही होगा, अन्यथा नहीं होगा। क्वेश्चन आ सकता है, पार्टनर्स ने आपस में डिसाइड कर लिया कि रिटायरिंग पार्टनर विल नॉट बी लायबल फॉर एनी पास्ट लायबिलिटी, but no information has been given to creditor. Now creditor is after the retired partner. Can retired partner be liable? Yes sir, आपने उससे कहाँ एग्रीमेंट किया? अरे रिटायरमेंट समझ में आया? सेक्शन 32। आगे बढ़ो। एक पार्टनर को कैसे निकालना? 6 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहली कंडीशन तो कॉन्ट्रैक्ट हो पार्टनर्स के बीच में कि भाई निकाला जा सकता है मेजॉरिटी से, फिर मेजॉरिटी ने जो है वो एक्सरसाइज भी किया हो पावर, और वो पावर गुड फेथ में एक्सरसाइज किया हो। पहली बात, क्या तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में ये था कि किसी को निकाल सकते हैं? हाँ। क्या निकालने के लिए मेजॉरिटी यूज हुई? हाँ। क्या वो मेजॉरिटी एब्सोल्यूट गुड फेथ में यूज हुई? हाँ। एब्सोल्यूट गुड फेथ मतलब क्या होता है? पहली बात, उसका निकाला जाना बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पार्टनरशिप के लिए था। उसका निकाला जाना नोटिस देने के बाद हुआ है। उसे एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी दी गई है, तो ही वो गया है, नहीं तो नहीं जाता। सेक्शन 33 की बात कर रहे हैं हम। इसी में किसी को कोई डाउट है? 3 और 3 6 कंडीशन लिख के आना जब भी एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर की बात करो। चलिए, इसके बाद आए थे अपन इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। जैसे ही पार्टनर को कोर्ट एडजुडिकेट करता है ऑर्डर के द्वारा कि पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया है, बस उसी दिन से वो पार्टनर पार्टनर नहीं रह जाता। उसकी एस्टेट्स जिस दिन ऑर्डर पास हुआ है उस दिन के बाद फर्म के द्वारा किए गए किसी भी एक्ट के लिए लायबल नहीं। रुक जा, अभी 37 सब पे लगाऊंगा मैं। पहली बात, एक बंदा अगर इंसॉल्वेंट होता है तो वो पार्टनर की तरह कंटिन्यू नहीं कर सकता। एक बंदा अगर इंसॉल्वेंट होता है तो वो उसी डेट से सीजेस टू बी पार्टनर हो जाता है जिस डेट पे ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेशन कोर्ट से आता है। उसकी कोई भी संपत्ति इंसॉल्वेंसी की डेट के बाद किए गए किसी भी काम के, फर्म के किसी भी काम के लिए लायबल नहीं होती। फर्म भी इंसॉल्वेंट पार्टनर के किसी काम के लिए लायबल नहीं होता। कोई पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं होती जब बंदा क्या होता है, इंसॉल्वेंट। और फर्म अदर सॉल्वेंट पार्टनर्स के साथ कंटिन्यू कर सकती है अगर ऐसा डीड में लिखा हुआ है तो। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है इंसॉल्वेंसी में? चलिए, आओ पार्टनर माने। डेथ ऑफ अ पार्टनर।
Firm may continue with existing partner provided in the partnership deed. जैसे ही पार्टनर की डेथ होगी फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, लेकिन अगर फर्म में लिखा हुआ है कि एग्जिस्टिंग पार्टनर के साथ फर्म जारी रहेगी तो फर्म जारी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। डिसीज्ड पार्टनर की एस्टेट, जिस दिन पार्टनर मरा उस दिन उसके नेट प्रॉफिट में और कैपिटल में जो हिस्सा था और उसकी जितनी पर्सनल असेट्स थी वो फर्म के किसी भी काम के लिए लायबल नहीं होंगी उसकी डेट ऑफ डेथ के बाद। इवन थर्ड पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट बिना ये जाने कर लिया कि ये आदमी मर गया, देखो थर्ड पार्टी ने फर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया ये सोचते हुए कि एक पार्टनर जिंदा है जिस पर उसको भरोसा है, लेकिन बाद में पता चला कि वो पार्टनर तो मर चुका था जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया। तो क्या वो थर्ड पार्टी मरे हुए पार्टनर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को फोर्स कर सकती है कि भाई हमें नहीं मालूम था कि तुम्हारे पिताजी नहीं पड़ गए, नहीं तो हम फर्म से काम ही नहीं करते? क्या ऐसा हो सकता है? हाँ या ना में जवाब दीजिए। नहीं हो सकता। चाहे आपने उसे सूचना दी हो या ना दी हो, डेथ ऑफ पार्टनर के बाद कोई भी थर्ड पार्टी पार्टनर से डेथ ऑफ पार्टनर के बाद किए गए एक्ट के रिस्पेक्ट में कोई मांग नहीं कर सकती। हाँ, डेट ऑफ डेथ के पहले अगर कुछ हुआ हो तो आप मांग कर सकते हो और मरने का पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं। इज दैट क्लियर? राइट। जिस भी पार्टनर को आप रिटायर कर रहे हो या जिस भी पार्टनर को आप भगा रहे हो उसे हम आउट गोइंग पार्टनर कहते हैं। अरे रुक जा रे, ये किसको भारी हो? अभी जब बात कर रहे वहां चल, तू डिसोल्यूशन पर कहां से आ गया? रुद्र सोलंकी, अभी डिसोल्यूशन लेट है बेटा, रुक जा, तेरे डिसोल्यूशन पे पूरी बात। राइट्स ऑफ आउट गोइंग पार्टनर, आउट गोइंग पार्टनर के क्या राइट्स? भगाया जा रहा पार्टनर, रिटायर हो रहा पार्टनर बाहर जाकर के क्या कॉम्पिटिंग और कन्फ्लिक्टिंग बिजनेस चालू कर सकता है? हाँ। क्या वो एडवर्टाइजमेंट कर सकता है उसके बिजनेस का? हाँ। लेकिन ये ध्यान रखें कि वो फर्म का नाम यूज ना करे, एक, वो अपने आप को इस फर्म का पार्टनर ना बताए, दो, और हमारे ग्राहकों को ना तोड़े, तीन। लेकिन इन राइट्स को हम रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेड ज्योग्राफिकल लोकेशन और लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ऐसा नहीं बोल सकते कि आजीवन इस ब्रह्मांड में तुम कोई काम नहीं कर पाओगे, है ना? तुम्हारी पार्टनरशिप फर्म है जिसको गली मोहल्ले के बाहर कोई पहचानता नहीं है, तुम पूरे इंदौर में रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते, गली मोहल्ले में लगा सकते। तुम्हारी दुकान जिसको इंदौर के बाहर कोई नहीं पहचानता, इंदौर में तुम रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो रिटायरिंग पार्टनर पे, बाकी देखिए नहीं। भारत के बाहर तुम्हारी फर्म को कोई नहीं जानता, तुम भारत में रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो लेकिन भारत के बाहर नहीं। और रिस्ट्रिक्शन 2 साल 3 साल या 5 साल लगाओ, जो भी रीजनेबल टाइम है लगाओ। ऐसा अनरीजनेबल टाइम नहीं लगाओगे कि 50 साल तक तुम कोई धंधा नहीं करोगे। रीजनेबल होना चाहिए। क्या मैं राइट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर के साथ आगे बढ़ूं? अच्छा, एक डेथ ऑफ पार्टनर की सेक्शन कौन सी थी बाबू, और इंसॉल्वेंसी की कौन सी थी? 34 एंड 30। राइट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर काय में दिए थे बेटा? 36। अब अपन है 37। जो भी पार्टनर बाहर जा रहा है या तो मर गया है या भगा दिया गया है या रिटायर हो गया है ना? तो अगर फर्म बहुत फेमस है और ऑल ओवर वर्ल्ड में है तो आप ऑल ओवर वर्ल्ड में लगाओ ना, कौन मानते? यू कैन रिस्ट्रिक्ट फॉर ऑल ओवर वर्ल्ड, नो प्रॉब्लम सर। आप ऑल ओवर वर्ल्ड में भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते, किसने मना किया?
आई, राइट टू शेयर सबसीक्वेंट प्रॉफिट्स को शेयर करते समय हम क्या कहें? देखिए, अगर एक पार्टनर की डेथ हो जाती है या उसे एक्सपेल किया जाता है या उसे रिटायर किया जाता है, तो जिस दिन डेथ हुई है, जिस दिन रिटायर हुआ है, जिस दिन एक्सपेल हुआ है, उस दिन तक का पूरा हिसाब किताब बनाकर उसको उसका पेमेंट दे दो। लेकिन अगर आपने उसका पेमेंट नहीं दिया तो उसे क्या मिलेगा? सर, अगर आपने जाते हुए पार्टनर को, मरते हुए पार्टनर को, भगाते हुए पार्टनर को उसका उस दिन तक का हिसाब किताब नहीं किया, तो मिनिमम 6% पर एनम तो तुमको देना पड़ेगा। लेकिन अगर उसने ये प्रूव कर दिया कि तुमने मेरे पैसे का यूज करके 15% कमाया है यार ओवरऑल, तो फिर तुम 15% दो। ऑप्शन है उसके पास कि वो शेयर ऑफ द प्रॉफिट मेड सिंस ही सीजेस टू बी पार्टनर एज में बी एट्रीब्यूटेबल टू हिम, उसकी कैपिटल को यूज करके तुमने जितना प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट कमाया है, या तो वो प्रॉफिट दो या वो 6% पे संतुष्ट हो तो 6% ले लो, और कोई भी समझदार व्यक्ति इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा लेके जाएगा। याद आया? बेटा, ये यहाँ इसलिए लिखा क्योंकि ये डिसीज्ड पार्टनर पे भी लगता है और अदरवाइज सीजेस टू बी पार्टनर पे भी लगता है। अदरवाइज सीजेस का एक्सपेल करो तो भी सीजेस हो गया, इंसॉल्वेंट हुआ तो भी सीजेस हो गया, डेथ हुई तब तो सीजेस हुआ ही, रिटायर हुआ तब भी सीजेस हो गया। आपने आउटगोइंग पार्टनर नहीं लिखा है, आउटगोइंग पार्टनर लिखाने की जरूरत क्या है बे? आउटगोइंग पार्टनर मतलब कौन? जो रिटायर हुआ, जो एक्सपेल हुआ, जो इंसॉल्वेंट होने के कारण चला गया, या लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज पार्टनर, उसको हमने डाइड वाले में डाला था। ठीक है ना? बाहर जा रहा पार्टनर, आउट गोइंग पार्टनर, उसको बताने की क्या जरूरत? क्या एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर में पब्लिक नोटिस जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है सर। पब्लिक नोटिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड इन एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर ऑल्सो। शायद मैंने यहाँ लिखना रह गया, मैं लिख दूंगा, अभी आपको भेजूंगा, तब आपने बिल्कुल सही बात बोली। तो मेरे प्यारे दोस्त, क्या क्या हुआ? एडमिशन, रिटायरमेंट, एक्सपल्शन, इंसॉल्वेंसी, डेथ, राइट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर एंड राइट्स टू शेयर इन सब्सिक्वेंट। अब बात आती है कि अगर किसी फर्म ने कोई गारंटी दे रखी है या किसी ने फर्म के बिहाफ पे गारंटी दे रखी है, a continuing guarantee given to firm for third party or a continuing guarantee given to third party in respect of the firm। आप मेरी बात समझ रहे हो? या तो फर्म को आपने श्योरिटी बन के गारंटी दी, कंटिन्यूइंग गारंटी, या तो आपने फर्म को श्योरिटी बन के कंटिन्यूइंग गारंटी दी, या आपने किसी थर्ड पार्टी के श्योरिटी बने, आप किसके रिस्पेक्ट में? फर्म के रिस्पेक्ट। अगर कोई और एग्रीमेंट नहीं है तो फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए फर्म जिम्मेदार नहीं रहेगी, जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म में चेंज होता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म में चेंज होते ही कंटिन्यूइंग गारंटी रिवोक हो जाती है। कौन सी सेक्शन है ये? बताओ सेक्शन का नाम जल्दी से। 38 है? सही में? अरे वाह, याद आ गई भाई। कोई बात नहीं, आ जाओ। अब ये तो बता दो, ये वाली सेक्शन कौन सी है? मैंने सही लिखी? गुड। क्या एक पार्टनर अपना शेयर ट्रांसफर कर सकता है? हाँ।
हमारे खत्री सर बैंक में गए थे और बैंक में अपने पार्टनरशिप की कैपिटल और पार्टनरशिप का एक्यूमुलेटेड उनके प्रॉफिट का हिस्सा बैंक में गिरवी रख कर आ गए थे और बैंक को बोले थे कि लोन ना चुकाऊं तो प्रॉफिट जो मेरे घर जाता है वो बैंक में आएगा, और जिस दिन मैं रिटायर हुआ या फर्म डिसॉल्व हुई तो जो कैपिटल का हिस्सा है वो बैंक को चला जाएगा। याद आया? बाबू याद आया कि नहीं, तुम तो ये बताओ। बाकी की बात तो ठीक है। याद आ गया ना? हाँ। तो क्या अपन ऐसा कर सकते हैं बिना बाकी पार्टनर की कंसेंट के? जब तक सारे पार्टनर की कंसेंट नहीं हो तब तक आप ये मत कर देना, क्योंकि अगर बिना पार्टनर्स की कंसेंट के आपने ये कर दिया तो ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो जाएगा, और ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो जाएगा और ये डिसोल्यूशन की एप्लीकेशन के लिए एक बेसिस बन जाएगा। कंसेंट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम ऑल द पार्टनर्स। गॉट इट? बैंक क्यों कंट्रीब्यूट करेगी भैया अगर लॉस हुआ तो? फालतू की बातें कर रहे हो। बैंक क्यों कंट्रीब्यूट करेगी लॉस हो तो? बैंक कोई पार्टनर थोड़ी बन रही ना। अब खतरे से कौन है? ट्रांसफरर। और बैंक कौन है? ट्रांसफरी। तो क्या वो ट्रांसफरी पार्टनर की तरह काम कर सकता है? हाँ या ना में जवाब दो। क्या वो ट्रांसफरी की तरह काम कर सकता है? ट्रांसफरी पार्टनर की तरह काम कर सकता है? नहीं। तो मतलब बैंक पार्टनर हो जाएगा क्या? नहीं। तो क्या बैंक को बिजनेस में बोलने का अधिकार रहेगा क्या? नहीं। क्या बैंक कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांग सकता है क्या? नहीं। क्या बैंक कभी भी अकाउंट्स की डिटेल मांग सकता है क्या? नहीं। जितना शेयर दे रहे हैं उतना ले लो और वही फाइनल है। क्या बैंक उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन लगा सकता है क्या? नहीं। लेकिन अगर फर्म का डिसोल्यूशन होता है और रिटायरमेंट होता है ट्रांसफरिंग पार्टनर का, तो बैंक को ये एंटाइटलमेंट मिलता है कि वो शेयर इन असेट्स प्राप्त करे जितना जा रहा है वो, और उस शेयर को असरटेन करने के लिए अगर वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखना चाहते हैं तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी देख सकते हैं। लेकिन बिना डिसोल्यूशन ऑफ फर्म या रिटायरमेंट ऑफ ट्रांसफरिंग पार्टनर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखने का अधिकार बैंक को नहीं है। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? तो पूछ सकते हैं। आगे बढ़ूं? जल्दीबाजी नहीं हो रही है यहाँ पे। घास नहीं काटनी अपने। कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। आगे बढ़ जाओ। डिसोल्यूशंस। डिसोल्यूशन दो टाइप के होते हैं। एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। हा। और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? लोन के 1 मंथ बाद भी पार्टनर रिटायर हो जाए तो लोन के 1 महीने बाद भी अगर पार्टनर रिटायर हो गया तो भी यही सारे रूल लगेंगे। फालतू क्वेश्चन ना करें। आगे बढ़े। क्वेश्चन थोड़ा सेंसिबल तो करो कि मेरे को ऐसा लगे कि तुम पढ़ने वाले बच्चे हो। तुम ऊटपटांग क्रांतिकारी क्वेश्चन पूछा करते हो। ना, बेसिस ऑफ डिफरेंस क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या है और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है? देखो, पुरानी पार्टनरशिप डीड डिसॉल्व होकर नई पार्टनरशिप डीड बनने को डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं, और पूरी की पूरी फर्म खत्म हो जाने को डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कहते हैं। यानी एक चेंज इन रिलेशनशिप होती है और एक एंड ऑफ रिलेशनशिप होती है। मेरी बात याद आई आपको? एक होती है चेंज इन रिलेशनशिप और एक होती है एंड ऑफ रिलेशनशिप। तो क्या डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होने पर बिजनेस कंटिन्यू रहता है? नहीं।
क्या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होने पर बिजनेस कंटिन्यू रहता है? हाँ। क्या डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होने पर बिजनेस वाइंड अप हो जाता है? हाँ। क्या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होने पर बिजनेस वाइंडिंग अप होता है? नहीं। क्या डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के अंदर ऑर्डर ऑफ कोर्ट लगता है? हमेशा तो नहीं, पर हाँ लगता है। तो क्या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के लिए ऑर्डर ऑफ कोर्ट की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं है ऑर्डर ऑफ कोर्ट की जरूरत डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप करने के लिए। क्या डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होगा तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगा? हाँ। क्या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगा तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होगा? ना। क्या डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होगा तो फाइनल क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स होकर रियलाइजेशन करके प्रॉफिट ऑफ इट बांट दिया जाएगा? हाँ। क्या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगा तो ऐसा होगा? नहीं। भाई साहब ये मैंने होमवर्क में दिया था, आप याद होगा। फिर मैंने कहा ये तो करेंगे नहीं, मैं ही करा देता हूँ। तो मैंने करा दिया। अभी आपको अगर कोई थोड़ी बहुत भी शिक्षक शंका शुबह हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो इसमें। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या डिफरेंस? आगे बढ़े। हाँ। कितने तरीके से डिसोल्यूशन होता है? सर वॉल्यूंटरी भी हो सकता है, कंपलसरी भी हो सकता है। वॉल्यूंटरी कब हो सकता है? सर या तो पार्टनरशिप एट, सॉरी, वॉल्यूंटरी कब हो सकता है? जब हमने पार्टनरशिप बनाई थी और हमने कहा था कि हम 3 साल के लिए पार्टनरशिप बना रहे हैं, 3 साल बाद हम डिसॉल्व कर देंगे। आप 3 साल बाद डिसॉल्व कर लो खुद ही। आपने कहा था ये बिल्डिंग बनाने के लिए पार्टनरशिप है, हाँ तो वो बिल्डिंग बन गई तो आप पार्टनरशिप खत्म करो। कौन मना कर रहा है? वॉल्यूंटरी। नहीं सर, हमने पार्टनरशिप ऐसी पर्टिकुलर नहीं बनाई थी, और ऐसा भी नहीं था कि कितने दिन, हम तो जीवन भर साथ में रहना चाहते थे। पर अभी हम सबका ही मानना है कि चलो इसको डिसॉल्व करना है। अब जब सबका ही मानना है तो फिर क्या दिक्कत है? सभी मान रहे हैं तो वॉल्यूंटरी करो। अच्छा, एक और कौन सा डिसोल्यूशन होता है? कंपल्सरी। कंपल्सरी के भी दो पार्ट होते हैं, एक विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट और एक विद द ऑर्डर ऑफ। विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट कैसे हो सकता है? अगर डेथ हो जाए या इंसॉल्वेंसी हो जाए, किसकी? एक को छोड़ के सारे पार्टनर्स की डेथ हो जाए, एक को छोड़ के सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाए, या सारे ही पार्टनर की डेथ हो जाए, या सारे ही पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए। और सुनो बहुत इंपॉर्टेंट, अगर तुम्हारी डीड में लिखा नहीं है कि डेथ पर क्या होगा और इंसॉल्वेंसी पे क्या होगा, तो किसी की भी डेथ हो रही, किसी की भी इंसॉल्वेंसी होते ही पूरी फर्म डिसॉल्व। समझ में आ गया? मतलब सीधी सी बात है, सारे पार्टनर मर जाएं या एक को छोड़ के सारे मर जाएं, या सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएं या एक को छोड़ के सारे इंसॉल्वेंट हो जाएं, फर्म कंपल्सरीली डिसॉल्व होगी। एक को छोड़ के सारे मर जाएं, एक को छोड़कर सारे इंसॉल्वेंट हो जाएं, या सारे मर जाएं या सारे इंसॉल्वेंट हो जाएं, फर्म डिसॉल्व होकर रहेगी। और अगर आपने डीड में ये नहीं लिखा कि डेथ और इंसॉल्वेंसी पे क्या होगा, क्या वो फर्म कंटिन्यू करेगी, तो भी फर्म कंटिन्यू नहीं करेगी। वेरी सिंपल, कंटिन्यू करेगी तो ही करेगी, अगर कुछ नहीं लिखा है तो गए। इलीगल एसोसिएशन, आपको बताया था 50 से ज्यादा अगर पार्टनर हो गए तो दैट विल बिकम इलीगल एसोसिएशन, तो उसको डिसॉल्व होना ही पड़ेगा। अगर मान लो आपका एक ही बिजनेस है और वो द ओनली बिजनेस जो है वो आपका इलीगल हो गया, तो भी फर्म डिसॉल्व होकर रहेगी। हाँ, 4 धंधे में से एक इलीगल हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक ही धंधा था वही इलीगल हो गया, भयंकर दिक्कत। और अगर पार्टनरशिप एट विल में पार्टनर की तीसरी आंख खुल गई और उसने सारे पार्टनर को नोटिस दे दिया, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें डिसॉल्व होने से नहीं बचा सकती मेरे भाई। ये हमने पढ़ा था, याद आ गया मेरे दोस्त? आगे बढ़ जाऊं? इससे ऊपर किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं।
विथ द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। भैया हम कोर्ट में भी जा सकते। कोई भी पार्टनर कोर्ट में जाकर फर्म के डिसॉल्यूशन की अपील कर सकता है, अप्लाई कर सकता है, कह सकता है कि फर्म को डिसॉल्व कर। कब कह सकता है? व्हेन, जब दो पार्टनर्स हों और उनमें से एक अनसाउंड हो जाए, तीन चार पार्टनर भी हों और एक अनसाउंड हो जाए, तो या तो अनसाउंड पार्टनर के रिलेटिव जाके कोर्ट में अपील कर सकते हैं, या ये वाले पार्टनर जाकर कोर्ट में अपील कर सकते हैं कि हमारा पार्टनर पगला गया है, हमारी फर्म को डिसॉल्व। या पार्टनर का इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ कि वो सिर्फ देख पाता है और सुन पाता है, बाकी कुछ भी नहीं कर पाता है, इनकेपेबल हो गया है, तो भी कोर्ट में जाया जा सकता है कि हमारी फर्म को डिसॉल्व कर दो। अगर ये पता चलता है कि फर्म बिना लॉसेस के चल ही नहीं सकती है, और जब फर्म बिना लॉसेस के चल ही नहीं सकती है, तो हम क्यों लॉसेस उठाएं? अगर फर्म बिना लॉसेस के चल ही नहीं सकती है, तो हम सब क्यों किसी एक पार्टनर की जिद पर कि जब तक मेरी सांस चलेगी तब तक फर्म चलेगी, दादा इनकी सांस तो बहुत साल तक चलेगी, हमारी उखड़ जाएगी इतने लॉस में, आप तो डिसॉल्व कर दो। तो कोर्ट क्या कर देगा? डिसॉल्व कर देगा। अगर पार्टनर्स एक दूसरे का मुंह देखना भी नहीं चाहते, डेडलॉक हो गया है उनके बीच में, तो भी फर्म डिसॉल्व करने के लिए अप्लाई किया जा सकता है। एक पार्टनर चोरी चकारी कर रहा है, रोज धोखे दे रहा है, धोखे पे धोखे दे रहा है, क्रेडिटर को पैसा देने के लिए लेके जाता है, खुद खा जाता है, डेटर से पैसा लेके आता ही नहीं है, फर्म में डालता ही नहीं है, फर्म के एसेट बेच खाई, ऐसी अगर परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बार बार करता है वो, तो भी हम अप्लाई कर सकते हैं कोर्ट को कि दादा डिसॉल्व कर। अपने इंटरेस्ट को बिना बाकी पार्टनर की कंसेंट से जाकर के ट्रांसफर कराए। यू हैव ट्रांसफर्ड द इंटरेस्ट विदाउट कंसेंट ऑफ द पार्टनर्स। ये भी एक डिसॉल्यूशन के लिए मुद्दा बनता है, या कोई और जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड जो भी कोर्ट को लगे, तो कोर्ट नोटिस दे देगा, डिसॉल्व कर दो, आप फर्म को डिसॉल्व कर दो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? सभी को? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? किसी को अब तक कोई डाउट हो तो? नहीं। चलो बात करते हैं आगे की। जब भी डिसॉल्यूशन होगा, क्या होगा? सर सबसे पहले तो डिसॉल्यूशन का पब्लिक नोटिस दो। अगर तुमने डिसॉल्यूशन का पब्लिक नोटिस नहीं दिया, तो थर्ड पार्टी से किसी भी पार्टनर के द्वारा किए गए काम के लिए फर्म और फर्म का हर पार्टनर जिम्मेदार होगा। जैसे ही फर्म डिसॉल्व होगी, नए किसी भी ट्रांजैक्शन पर रोक लग जाएगी, पार्टनर के सारे पावर खत्म हो जाएंगे, पार्टनर्स को सिर्फ अनफिनिश ट्रांजैक्शन को फिनिश करने का अधिकार रहेगा और डिसॉल्यूशन की प्रोसेस के डिसीजन लेने का अधिकार रहेगा। एक रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, सेल ऑफ असेट्स होंगी, अमाउंट नीचे लिखे हुए ऑर्डर में पे हो। सबसे पहले आउटसाइडर लायबिलिटी जाएगी, फिर पार्टनर की लायबिलिटी जाएगी, फिर पार्टनर की कैपिटल जाएगी, और फिर भी अगर कुछ रह जाए तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। पार्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा कि कैपिटल शेयरिंग रेशियो? ध्यान रखना मेरे दोस्त, गड़बड़ नहीं हो जाए, फिर ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो। तो अब आते हैं आखिरी टॉपिक पर, जिसका नाम है रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप।
Indian Partnership Act does not make the registration of firm compulsory, nor does it impose any penalty for non-registration. However, non-registration have a persuasive pressure. ये वर्ड बहुत परेशान कर रहा था कुछ लोगों को कि सर ये क्या है। यार देखो, पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन जरूरी तो नहीं है, लेकिन नहीं कराने के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो परसुएड करते हैं हमको कि यार रजिस्ट्रेशन करा ही लो। क्योंकि अगर हमने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो हम किसी भी सिविल कोर्ट में जाकर न तो फर्म पार्टनर के खिलाफ, न फर्म पार्टनर के खिलाफ, न को पार्टनर्स आपस में एक दूसरे पे सूट फाइल कर सकते हैं। पार्टनर्स कोई सेट ऑफ नहीं ले सकते, फर्म कोई सेट ऑफ नहीं ले सकती, एग्रीड पार्टनर लीगल एक्शन नहीं ला सकता अदर पार्टनर के खिलाफ, थर्ड पार्टी कैन स्यू द फर्म और फर्म डिफेंड भी नहीं कर सकती। मैंने तो आपको बहुत सारी चीजें लिखाई, मॉड्यूल में तो चार ही दी हुई। याद करो, आप आपकी कॉपी जाके देखो। Partner cannot sue firm, firm cannot sue partner, partner cannot sue partner, third party can sue firm, but firm cannot defend, firm cannot make set off। याद आया? अरे कॉपी तो है ना आपकी? वेरी गुड। इसके बाद आते हैं एक्सेप्शंस। मतलब अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं भी हो तो फॉलोइंग राइट्स इफेक्ट नहीं होते। थर्ड पार्टी तो आपकी जान ले सकती है। आप रजिस्टर्ड हो ना हो, थर्ड पार्टी तो आपको सूट फाइल करेगी, किसी भी पार्टनर पे भी सूट फाइल कर सकती है। कोई भी पार्टनर कोर्ट में जा सकता है, डिसोल्यूशन के लिए अपील कर सकता है, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स के लिए अपील कर सकता है, रियलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए अपील कर सकता है, पैसों की मांग कर सकता है। मतलब डिसोल्यूशन की प्रोसेस की हर स्टेप पर वो मांग कर सकता है जाकर के कोर्ट में कि ये डिसॉल्व नहीं कर रहे हैं। कोर्ट ने कह दिया डिसॉल्व कर दो, वो जाके बोलता सर ये रियलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, कोर्ट ने ऑर्डर दिया रिजोल्यूशन कर दो। फिर जाके कोर्ट में बोला सर डिसॉल्व भी कर दी, रियलाइजेशन भी कर लिया, पैसे नहीं दे रहे हैं, तो फिर वो पैसे के लिए भी दे सकता है। अरे याद आया, मतलब डिसॉल्व हो रही है अगर फर्म, तो डिसॉल्व हो रही फर्म, फर्म के डिसोल्यूशन के लिए नोटिस दे सकते, अप्लाई कर सकते हो। डिसोल्यूशन के बाद रियलाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, रियलाइजेशन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप सब कर सकते हो। उसके बाद उन्होंने बोला कि ऑफिशियल असाइनी या रिसीवर ऑफ कोर्ट टू री टू रिलीज द प्रॉपर्टी ऑफ द इंसॉल्वेंट पार्टनर एंड टू ब्रिंग इन एक्शन। मान लो एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, तो जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ है उसका जो लिक्विडेटर है वो अनरजिस्टर्ड फर्म से उस पार्टनर की कैपिटल मांग सकता है। फिर से, अनरजिस्टर्ड फर्म है, हाँ, चार पार्टनर है, हाँ, एक इंसॉल्वेंट हो गया, हाँ, इस इंसॉल्वेंट पार्टनर का जो रिसीवर या लिक्विडेटर है, क्या वो फर्म से मांग सकता है? हाँ। क्या वो फर्म से पैसा मांग सकता है? हाँ, जो भी है। और आखिरी में बहुत इंपॉर्टेंट, आंखों से आंसू निकाल देने वाला एक पॉइंट, कि आप सेट ऑफ क्लेम कर सकते हो या क्लेम कर सकते हो अगर 100 रुपए से ज्यादा की वैल्यू का क्लेम ना हो। भले ही आप अनरजिस्टर्ड हो, आप ये कर सकते हो। एक चीज और मैंने आपको लिखाई थी, स्टेचूटरी राइट्स। याद करो, एक चीज और लिखाई थी मैंने, स्टेचूटरी राइट्स। स्टेचूटरी राइट्स मतलब इनकम टैक्स का रिफंड है तो वो आपको मिल जाएगा, या स्टेचूटरी राइट्स के अंदर हम आए थे कि भाई अगर कोई फर्म को ऐसा कंपनसेशन मिल रहा है जो कॉन्ट्रैक्ट के कारण नहीं है, भाई फर्म जो थी वो बीच रोड पे आ रही थी और लैंड एक्विजिशन एक्ट में कंपलसरी एक्विजिशन कर लिया गया फर्म की दुकान का। अब फर्म की दुकान को सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो वो तुम रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो तुमको मिलेगी, क्योंकि वो कौन से राइट्स हैं? अदर देन कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स हैं। वो कौन से राइट्स हैं? अदर देन
आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी किया है, वो पार्टनरशिप के कॉन्ट्रैक्ट के राइट्स नहीं है, वो तो स्टेचूटरी राइट्स है। इसके अलावा कुछ बातें जो यहां नहीं आई, जिसमें एक ही बात छूटी है, और वो है पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। सेक्शन 14 एंड सेक्शन 15। पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में कौन कौन सी पार्ट असेट्स आती हैं? भाई एक तो वो असेट आती हैं जो इंट्रोड्यूस की जाती हैं एज अ कैपिटल। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू राम कैपिटल, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू श्याम कैपिटल। दूसरा, एक्वायर्ड ड्यूरिंग पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के दौरान जब आपको बहुत सारा पैसा मिलता है तो एक्वायर करते हो आप ड्यूरिंग द पार्टनरशिप, नो डाउट अबाउट इट, यू आर एक्वायरिंग थ्रू पार्टनरशिप। ड्यूरिंग पार्टनरशिप आप एक्वायर करते हो। तीसरा, ड्यूरिंग पार्टनरशिप एक्वायर करने के बाद एक होती है सेल्फ जनरेटेड एसेट, और वो सेल्फ जनरेटेड एसेट होती है गुडविल, जो सारे पार्टनर्स की साझी होती है। जब भी नया पार्टनर आ रहा होता है तब ये गुडविल कंप्यूट होती है, जब भी डिसॉल्यूशन हो रहा होता है तब ये गुडविल कंप्यूट हो रही होती है। दैट हैज टू बी देयर। उसके बाद हमने देखा कि ये पार्टनर की जॉइंट प्रॉपर्टी होती है। सारे पार्टनर्स को इसे यूज करने का अधिकार होता है, लेकिन सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए। पर्सनल पर्पस में प्रॉपर्टी यूज नहीं हो सकती। बस इतनी सी बात आपसे करने की रह गई थी। तो यहां जाकर के खत्म होता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का एक कंप्लीट रिविजन। दो चार्ट के अंदर हमने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को खत्म करने की कोशिश की थी। वी हैव प्लान्ड टू फिनिश द Indian Partnership Act into two chart. First chart was this, and second chart today I have prepared. अब आप मुझे बताइए कि आपको कौन से टॉपिक में, अब मैं पहले पार्टनरशिप के अंदर बता दूं कि पार्टनरशिप के अंदर टॉपिक कौन कौन से इंपॉर्टेंट है जिन पर क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं पहले चार्ट में उठाऊं, पहला पार्टनरशिप का चार्ट उठाऊं, तो पार्टनरशिप क्या है पर क्वेश्चन आता ही आता है। एक क्वेश्चन तो इस पर आएगा ही आएगा। अगर मैं मानूं तो 8 on 10 चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन आएगा। यही लिख देते हैं 8 on 10। फीचर्स ऑफ द पार्टनरशिप, प्राइमरी एविडेंस, ये दोनों मिलाकर ही 8 on 10 है। इन दोनों में से कोई क्वेश्चन आ सकता है। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर आपसे कोई नहीं पूछता। टाइप ऑफ पार्टनर के अंदर कभी कभार कोई क्वेश्चन आया तो आया, कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। राइट्स ऑफ पार्टनर फॉर वन अनदर पर भी कोई क्वेश्चन आया तो आया, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इसको 6 on 10 दूंगा। ड्यूटीज ऑफ पार्टनर फॉर वन अनदर में भी कोई क्वेश्चन नॉर्मली आता नहीं है। इम्प्लाइड अथॉरिटी पर क्वेश्चन जरूर आता है, इसको 8 on 10 देंगे। ये दोनों 8 on 10 में ही आते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फर्म टूवर्ड्स थर्ड पार्टी, भाई साहब इसके ऊपर भी प्रॉब्लम आने के चांसेस 6 on 10 ही होते हैं। माइनर, ओ हो 8 on 10 ले लो भैया, माइनर तो आता ही है 8 on 10। तो जो 6 on 10 है इनका एकाध एकाध रिवीजन ले लिया तो ठीक है, लेकिन जो 8 on 10, 9 on 10, 10 on 10 है, इनके दो तीन आपको करने पड़ेंगे। कल वाले चार्ट अपलोड होगा भाई साहब, कल ही हो गए थे।
मैं देर लगा ही नहीं रहा हूं, मैं तो चार्ट ओपन चार्ट अपलोड कर देता हूँ और आपको लिख देता हूँ कि अपलोड भी हो गए बेटा। आज के चार्ट में पार्ट 2 में क्या इंपॉर्टेंट है? ये तो सारे ही डामिस इंपॉर्टेंट हैं। ये सब 8 on 10 में आएंगे, कोई भी एक आपको आके खड़ा हो जाएगा। दे ऑल आर अंडर 8 on 10 ऑल। और राइट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर तो आप मान के चलना 10 on 10 आते हैं ये दोनों तो। इसके बाद रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी 6 on 10, ट्रांसफर ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट 6 on 10, इन दोनों के बीच में अंतर 10 on 10। डिसोल्यूशन के अंदर वॉल्यूमेंट्री डिसोल्यूशन तो आते ही नहीं है, ये तो वॉल्यूमेंट्री डिसोल्यूशन तो 1 on 10, कोई नहीं पूछता। कंपल्सरी डिसोल्यूशन विदाउट द कोर्ट नहीं आता, ये भी 1 on 10, लेकिन ये 10 on 10। डिसोल्यूशन के इफेक्ट 4 on 10। अलग से लिखते हुए भी अपलोड करते हैं, वाह मेरे बच्चे। और तो ये था पार्टनरशिप के अंदर पूरा का पूरा एनालिसिस। और ये जो पार्टनरशिप असेट है ये 6 on 10 आती नहीं है, तो बहुत कम पूछते हैं। थोड़े दिन बाद तुम डिमांड मत कर लेना कि सर तुम खुद ही अपलोड हो जाओ यार ऐप पे, क्या जब तुम्हारा बटन दबाए तुम चालू हो जाओ बताना। रजिस्ट्रेशन कितना इंपॉर्टेंट है, रजिस्ट्रेशन एक बार पढ़ के रख लो, इसको 7 on 10 आप दे सकते। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये तो हुआ आपका। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो लिखना है अपने को। तो लिखने के लिए मेरा कहना है कि 1 घंटा मैं एक्स्ट्रा लूंगा पार्टनरशिप का, क्योंकि आपने 2 दिन अभी आपके मॉक टेस्ट चल रहे हैं, जब तक तब तक अपन थोड़ा सा रिलैक्स्ड हैं, इसलिए मैं लिखने की प्रैक्टिस नहीं करा रहा हूँ। और मैं लिखने की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। अब 1 घंटा मैं एक्स्ट्रा लूंगा, दैट 1 hour एक्स्ट्रा। मैं पूरे क्वेश्चन तैयार करूंगा, 20 कर लिए हैं क्वेश्चन तो मेरे तैयार हैं। 20 क्वेश्चन मेरे पार्टनरशिप के ऊपर तैयार हैं, और 10 क्वेश्चन मेरे एलएलपी और आईआरएफ के भी तैयार हैं। मुझे उन 30 क्वेश्चन के लिए 1 दिन 2 घंटा अलग से लेना पड़ेगा, है ना। संडे नहीं, अभी ले लेंगे किसी भी दिन। हाँ। और ये अपना मॉक टेस्ट कब खत्म हो रहे हैं? कल खत्म हो रहे हैं ना, बस परसों से ले लेंगे। बिल्कुल। मॉक टेस्ट हो गए आपके खत्म, 20 को खत्म हो गए, 20 को करा देंगे। और मॉक टेस्ट खत्म हो जाने के बाद भी अपना टाइम रहेगा सुबह 7 से, जिस दिन अपनी 2 2.5 घंटे की 3 घंटे की क्लास लेंगे अपन, तो हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। तो मॉर्निंग में बैठेंगे जल्दी, टाइम तो यही रहेगा बस, 7 से 9 का टाइम अपना रहेगा ही रहेगा एनी हाउ। ठीक है, चलिए आज अपन यहीं रुकते हैं। आप मॉक टेस्ट की तैयारी कीजिए, फिर अपन बात करेंगे। ठीक है। रिक्वेस्ट मैंने सबकी एक्सेप्ट कर ली है। अब लेक्चर अपलोड नहीं होंगे, रोज आना ही पड़ेगा। चल,
और जिसको रईसी से रिकॉर्डेड देखना है वो जाकर प्लेटफॉर्म पे पैसे देके खरीदे। बात खत्म होगी।